आपका स्वागत है आपके इस चैनल पे। आज हम लोग फिर एक जीके का मॉक टेस्ट बनाने वाले हैं जो एसएससी रेलवे सब एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ, जिसमें धीरज है और जो मेहनत से नहीं घबराता, कामयाबी उसकी दासी है। यानी जिसका धीरज है और जो मेहनत करने से नहीं घबराता उसको कामयाबी ज़रूर मिलेगा। इसलिए आप लोग मेहनत करते रहिए, रोज़ रोज़ थोड़ा ही पढ़िए लेकिन पढ़ते रहिए, इससे आप सफल पक्का हो जाइएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आता है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हिमालयी नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है? कौन सा इसमें से हिमालय की नदियाँ नहीं है? पहला ऑप्शन है सिंधु, दूसरा है गंगा, तीसरा है ब्रह्मपुत्र और चौथा है गोदावरी। तो आपको पता होगा कि गोदावरी नदी जो है ये दक्षिण भारत की नदी है। गोदावरी नदी क्या है? दक्षिण भारत की नदी। इसको दक्षिण भारत का गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। और जो गोदावरी नदी है ये कहाँ कहाँ से बहती है ये आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बाकी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र सारे हिमालय से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरका का रासायनिक नाम क्या है? जो सिरका है, सिरका क्या होता है? एक एसिड होता है, यानी अम्ल होता है। सिरका क्या होता है? अम्ल होता है। तो इसका रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए में है लॉरिक अम्ल, ऑप्शन बी में है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी में है मैलिक अम्ल और ऑप्शन डी में है ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। तो ये होता है क्या? सिरका क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सिरका क्या होता है? एसिटिक अम्ल। और सिरका को और कौन नाम से जाना जाता है? इसको एथेनोइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसको क्या? एथेनोइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। किसको? सिरका को, ये आप याद रखिएगा। सिरका का और नाम क्या है? एसिटिक अम्ल और एथेनोइक अम्ल, ठीक है। जो ये मैलिक अम्ल होता है, ये जो मैलिक अम्ल होता है ये कहाँ पाया जाता है? ये सेब में पाया जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि मैलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? सेब में, ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? ये ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है कहाँ? टमाटर में। टमाटर में क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। एसिटिक अम्ल किसको कहा जाता है? सिरका को कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग कुछ और अम्ल के नाम याद रखिएगा, जैसे सिट्रिक अम्ल, ठीक है। साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल ये कहाँ पाया जाता है? ये नींबू में पाया जाता है, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है। कौन? सिट्रिक अम्ल, ठीक है। और सिट्रिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या? C6H8O7। ये क्या होता है? सिट्रिक अम्ल का फॉर्मूला। ये भी आप लोग याद रखिएगा, इसको भी अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है। इसके अलावा और भी अम्ल है, जैसे लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? ये दूध में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? दूध में पाया जाता है, ठीक है। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है कहाँ पे? दूध में। दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। और इसका सूत्र होता है C3H6 और O3। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक कौन सा है? तो इसमें से कौन सा 2011 के जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक है? तो आपको पता है कि हम लोग के यहाँ हिंदू बहुलता वाला भारत देश है, हिंदू बहुलता वाला देश है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मुस्लिम जो है ये अल्पसंख्यक है, लेकिन ये पहला हिंदू के बाद नेक्स्ट आता है क्या? मुस्लिम। तो मुस्लिम नेक्स्ट अल्पसंख्यक है, पहला अल्पसंख्यक है। और दूसरा क्या होता है? ईसाई। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यानी ईसाई दूसरा अल्पसंख्यक आता है, पहला अल्पसंख्यक है मुस्लिम। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा पाया जाता है हिंदू, उसके बाद मुस्लिम अल्पसंख्यक, उसके बाद इससे एक स्टेप कम अल्पसंख्यक ईसाई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस टेक स्टार्टअप ने कहा है कि वो भारतीय वायुसेना के लिए उपग्रह बनाएगा? ऑप्शन ए में है पेरिम झील, ऑप्शन 2 में है पिक्सेल, ऑप्शन सी में है डेटापीस और ऑप्शन डी में है गोमेकेनिक, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पिक्सेल। जो पिक्सेल है ये जो पिक्सेल है ये भारतीय वायुसेना के लिए उपग्रह बनाएगा, मतलब भारतीय वायुसेना के लिए उपग्रह बनाएगा, ठीक है। ये पिक्सेल। और इसका मुख्यालय अभी कहाँ पे? इसका हेड क्वार्टर है बंगलुरु में, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा, बंगलुरु में इसका हेड क्वार्टर है क्या? पिक्सेल का, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारत, आपको पता होगा कि भारत सबसे पहले मेजर ध्यानचंद्र की
मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में 1928 में ओलंपिक जीते थे सबसे पहले, ठीक है। इससे पहले हॉकी महासंघ का स्थापना हो गया था कहाँ पे, भारत में। तो इससे पहले कौन वाला है, ये है 1925 ईस्वी में हॉकी महासंघ का स्थापना हो गया था यहाँ पे, कहाँ पे, भारत में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। और इस जो 1952 में जब हॉकी महासंघ का जब यहाँ पे स्थापना हुआ था तो उसका जो सचिव थे वो थे क्या, ज्योति कुमारन। क्या थे, ज्योति कुमारन, ठीक है। ज्योति कुमारन उस टाइम पे क्या थे, सचिव थे। जो इसके स्थापना हुआ गया था कहाँ पे हुआ था, ग्वालियर में। और वो डेट था क्या, 7 नवंबर 1925 को हॉकी महासंघ का स्थापना किया गया था। और उसका सचिव था कौन, ज्योति कुमारन। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का उदाहरण है। तो इमल्सन का उदाहरण आपको याद रखना पड़ेगा। इमल्सन क्या होता है, दूध, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दूध। दूध जो है इमल्सन का उदाहरण है। इसके अलावा और क्या क्या होता है इमल्सन, मक्खन भी इमल्सन का उदाहरण होता है, ठीक है। मक्खन होता है इमल्सन का उदाहरण, ठीक है। इसके अलावा होता है अंडे की जर्दी होता है। अंडा का जो अंडा होता है उसका जर्दी तो जानबे करते हैं, पीला पीला भाग, ठीक है। अंडा का जर्दी, अंडा की जर्दी ये भी क्या होता है, इमल्सन का एक उदाहरण है। अंडा का जर्दी भी एक इमल्सन का उदाहरण है। तो आप याद रखिएगा, दूध होता है, मक्खन होता है, अंडे की जर्दी होती है, इसके अलावा होता है मेयोनीज भी होता है एक इमल्सन। तो यह भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसी के साथ आप याद रखिए निलंबन क्या होता है ये आप कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। निलंबन क्या होता है ये आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। निलंबन क्या होता है ये आप कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का भाग से संबंधित है भारत की नागरिकता। अच्छा, जो ये क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा लिखा गया है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो भारत की नागरिकता है ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है या फिर किस भाग में है ये पूछा है, ठीक है। तो जो नागरिकता है वो हम लोग के भारत का संविधान का भाग 2 में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और इसका आर्टिकल है 5, आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक के बीच में है। आर्टिकल नंबर कहाँ से, आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक के बीच में क्या है, नागरिकता हम लोग के भारतीय संविधान के भाग 2 में। ये आप याद रखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप याद रखिएगा 3 में क्या है, 3 में है, भाग 3 में है मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार जिसको हम लोग फंडामेंटल राइट बोलते हैं, मौलिक अधिकार, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा, मौलिक अधिकार। इसके अलावा आता है यहाँ पे भाग 4 में क्या है, भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसको हम लोग DPSP भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर ने 1529 में की लड़ाई, मतलब किसके साथ लड़ाई की, में मोहम्मद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को हराया और इस तरह भारत में मुगल शासन की स्थापना की। अच्छा, इसमें पूछा है कि 1529 में बाबर ने कौन सा लड़ाई में मोहम्मद लोदी को हराया था। तो 1500 आपको याद रखना पड़ेगा कि बाबर सबसे पहले आया था यहाँ भारत कब, 1526 ईस्वी में पहले लड़ा क्या, पानीपत का युद्ध, ठीक है। पानीपत का युद्ध लड़ा था कब, 1526 ईस्वी में। इसके बाद वो लड़ा क्या चीज़, पानीपत का युद्ध कब लड़ा, 1526 ईस्वी में। और इसमें किसको हराया था, इब्राहिम लोदी को, ठीक है। और लोदी वंश का ख़त्म कर दिया था। इसके बाद 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा था। किसके, खानवा का युद्ध लड़ा था कब, 1527 ईस्वी में, ठीक है। इसमें उसने किसको हराया था, राणा सांगा को हराया था, ठीक है। और 1529 ईस्वी में ये कौन सा लड़ाई लड़ा था, घाघरा का लड़ाई, ठीक है। घाघरा का लड़ाई लड़ा था और इसमें किसको हराया था, महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को हराया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा का घाघरा का युद्ध, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। ये सब आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता, ठीक है। तो आपको पता है साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है सबसे पहले किसको मिला था, सबसे पहले मिला था सबसे पहला बार जब साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था तो मिला था किसको, सूली प्रोधुमे को, ठीक है। किसको मिला था, सूली प्रोधुमे, ठीक है, सूली प्रोधुमे को मिला था क्या, पहला नोबेल पुरस्कार साहित्य वाला, ठीक है, साहित्य वाला नोबेल पुरस्कार। और भारत का सबसे पहले किसको मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर को, गीतांजलि के लिए, ठीक है। रविंद्रनाथ
रवींद्रनाथ टैगोर को क्या मिला था? टैगोर जी को गीतांजलि के लिए मिला था सबसे पहले, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। और किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए कब? 1913 ईस्वी में, यही याद रखिएगा। और इसका आंसर क्या है? 2023 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो 2023 में मिला है कि जॉन फोसे को। जॉन फोसे को 2023 का मिला है। और 2024 का मिला है किसको? 2024 का मिला है किसको? ये हान कांग को। उनका नाम क्या है? हान कांग, ठीक है, हान कांग उनका नाम है, ठीक है। हान कांग नाम है, ये कहाँ की है? साउथ कोरिया की। साउथ कोरिया की है कौन? हान कांग। इनको 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण को प्रभावित नहीं करता है? तो इसमें से कौन सा कारक मृदा निर्माण को प्रभावित नहीं करता है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा और इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, हम आपका कमेंट देखेंगे। इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध को कहाँ पे खाली जगह में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? यानी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए में है वाराणसी, ऑप्शन बी में है बोधगया, ऑप्शन सी में है उज्जैन और ऑप्शन डी में है पाटलिपुत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बोधगया में। बोधगया में पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। और इसको क्या बोला? ज्ञान की प्राप्ति को क्या बोलते हैं? निर्वाण बोलते हैं, ठीक है, निर्वाण। कहाँ ज्ञान की प्राप्ति को निर्वाण बोलते हैं। और इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर। कहाँ पे? कुशीनगर में, ठीक है। इनकी मृत्यु हुई थी कहाँ पे? कुशीनगर में। और यहाँ पे इसको इनकी मृत्यु को क्या बोलता है? महापरिनिर्वाण, ठीक है। इनकी मृत्यु क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण, ठीक है, महापरिनिर्वाण बोला जाता है, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, उसको महापरिनिर्वाण। और इनका जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ पे? बोधगया में, उसको निर्वाण बोला जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और ये जो गौतम बुद्ध थे ये 29 साल की उम्र में गृह त्याग कर दिए थे, ठीक है, और सन्यासी बन गए थे। और इसके 3 आर्य सत्य क्या थे? बुद्ध, धम्म और संघ। और जो बौद्ध धर्म के 3 पिटक हैं, ये आप लोग को याद होगा, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उपन्यास पॉकेट सॉन्ग के लिए 2023 बुकर पुरस्कार किसने जीता? 2023 का बुकर पुरस्कार जो है वो पॉकेट सॉन्ग जो गाया है वो किसने जीता, ये पूछा है। ऑप्शन ए में है चेतना मारू, ऑप्शन बी में है पॉल लिंच और ऑप्शन डी में है सेहान करुणातिलका और ऑप्शन 4 में है डेमन गलगुट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पॉल लिंच। जो पॉल लिंच है वो 2023 का बुकर पुरस्कार जीते हैं, ठीक है। पॉल लिंच ये कहाँ की है? आयरलैंड की, ठीक है, आयरलैंड की है कौन? यही पॉल लिंच कहाँ की है? आयरलैंड की हैं, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिए 2023 का बुकर पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह पहली प्राचीन भारतीय सभ्यता कौन सी थी जिसमें व्यवस्थित नगर नियोजन और भूमिगत जल का निकासी व्यवस्था थी? वो इसमें से वो कौन सा था जहाँ पे व्यावसायिक नगर नियोजन और भूमिगत जल निकासी थी? ऑप्शन ए में है प्रारंभिक न्यूबियन सभ्यता, ऑप्शन बी में है उत्तर वैदिक सभ्यता, ऑप्शन सी में है इंजीनियर सभ्यता और ऑप्शन डी में सिंधु घाटी सभ्यता। तो आपको पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो माना जाता है कि लगभग 2600 ईसा पूर्व में ये सभ्यता थी कहाँ पे? सिंधु नदी किनारे। इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें नगर नियोजन था, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, यहाँ पे क्या है? न्यूमियन सभ्यता। ये प्रारंभिक न्यूमियन सभ्यता कहाँ है? नील नदी के किनारे के आसपास की सभ्यता को बोला जाता है क्या? न्यूमियन सभ्यता, प्रारंभिक न्यूबियन सभ्यता। उत्तर वैदिक काल तो जानबे करते हैं वैदिक काल के बाद आया है, ठीक है। और जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है, इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और हड़प्पा की खोज कौन किया था, ये आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। राखलदास बनर्जी ने किया था किसका? हड़प्पा की खोज। कब किया था वो आप कमेंट में बताइएगा, कब किया था, डेट आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आवश्यक है? तो रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए इसमें से किसका आवश्यकता होता है? ऑप्शन ए में वसा, ऑप्शन बी में आयरन, ऑप्शन 3 में कैल्शियम और ऑप्शन डी में प्रोटीन। तो आपको पता होगा हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन होता है। हम लोग का हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन। तो हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आयरन का, ठीक है। आयरन की आवश्यकता होती है हीमोग्लोबिन बनाने के लिए, ठीक है। कैल्शियम का उपयोग किस में होता है? हड्डियों में, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। तो ये देखिए आयरन, हीमोग्लोबिन का क्या होगा? आयरन, ठीक है।
इसमें और थोड़ा जान लीजिए कि जो आयरन का कमी से कौन सा रोग होता है। आयरन का कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। एनीमिया जो रोग होता है ये आयरन की कमी से होता है। आयरन की कमी से होने वाला रोग क्या है? एनीमिया। ये भी आप याद रखिएगा। और जो मानव पुरुष होता है, जो पुरुष होता है, ये भी आप रखिए, याद रखिएगा। जो पुरुष होता है उसमें हीमोग्लोबिन का कितना मात्रा होना चाहिए? 13.5 से 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए पुरुष में। और महिला में होना चाहिए कितना? 12 से 15.5 ग्राम 5 ग्राम पर डेसीलीटर होता है किसमें? महिला में। ठीक है, हीमोग्लोबिन का मात्रा पर डेसीलीटर क्या खून में उतना हीमोग्लोबिन रहता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा आप लोग याद रख सकते हैं जो हीमोग्लोबिन होता है उसका निर्माण कहाँ पे होता है? ठीक है, जो हीमोग्लोबिन होता है इसका निर्माण कहाँ पे होता है? तो इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। ठीक है, अस्थि मज्जा में एरिथ्रोसाइट्स में होता है। ठीक है, एरिथ्रोसाइट में होता है क्या चीज़? एरिथ्रोसाइट में क्या होता है? हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। एरिथ्रोसाइट में क्या होता है? हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने वर्ष 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज, जिसे 1942 में रास बिहारी बोस और कैप्टन जनरल मोहन सिंह ने बनाया था, को पुनर्जीवित किया था? तो 1942 में जो आज़ाद हिंद फौज है इसका गठन किया गया था किसके द्वारा? रास बिहारी बोस और कैप्टन जनरल मोहन सिंह के द्वारा। ठीक है, तो 1943 में इसको फिर से पुनर्जीवित कौन किया? ऑप्शन ए में है गांधी जी, ऑप्शन बी में है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी में है भगत सिंह और ऑप्शन डी में सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। जो सुभाष चंद्र बोस जी थे ये 1943 में ये जो आज़ाद हिंद फौज है इसको पुनर्जीवित कर दिया। ठीक है, और आज़ाद हिंद फौज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडियन नेशनल आर्मी भी कहा जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी भारत में मंदिर वास्तुकला की लोकप्रिय शैली को खाली जगह कहा जाता है? जो उत्तर भारत में मंदिर वास्तुकला जो शैली है इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में पंचायतन शैली, ऑप्शन बी में नागर शैली, ऑप्शन सी में शिकारा शैली और ऑप्शन डी में द्रविड़ शैली। तो आपको पता होगा द्रविड़ शैली कहाँ पे होता है? दक्षिण भारत में कौन सा मंदिर कला का शैली है? दक्षिण भारत में कौन सा शैली चलता है? द्रविड़ शैली। और नागर शैली कहाँ पे चलता है? उत्तर भारत में। उत्तर भारत में क्या चलता है? नागर शैली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके अलावा और क्या होता है? बेसर शैली। इसके अलावा क्या होता है? बेसर शैली। ठीक है, बेसर शैली होता है। ठीक है, बेसर शैली क्या होता है? मध्य भारत में चलता है। क्या? मध्य भारत में क्या चलता है? बेसर शैली चलता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, जो नागर शैली है, नागर शैली के कुछ मंदिर आप लोग याद रखिएगा, जैसे कोणार्क मंदिर। ठीक है, कोणार्क मंदिर कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है और इसका निर्माण करवाया था कौन? नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। ठीक है, तो कोणार्क मंदिर क्या है? ये नागर शैली में बना हुआ है। ठीक है, और आप लिखिएगा दशावतार मंदिर। ठीक है, दशावतार मंदिर झांसी। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। दशावतार मंदिर कहाँ के? ये झांसी का है। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा जगन्नाथ मंदिर, जो कहाँ पे है? पुरी में क्या है? जगन्नाथ मंदिर। ये भी किस में? नागर शैली में बना हुआ है। और क्या? कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पे है? ये खजुराहो में। ये भी कौन शैली में है? नागर शैली में। तो आप लोग याद रखिएगा नागर शैली में क्या क्या है? कोणार्क मंदिर, दशावतार मंदिर, जगन्नाथ मंदिर और कंदरिया महादेव मंदिर। ठीक है, द्रविड़ शैली में आप लोग याद रखिएगा, द्रविड़ शैली में कौन कौन है? मीनाक्षी मंदिर। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु। कहाँ पे? मदुरई में। इसके अलावा बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे है? तंजौर में है और ये भी तमिलनाडु में है। ठीक है, और कैलाश मंदिर जो एलोरा में है वो भी किसका? द्रविड़ शैली का एक उदाहरण है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रख्यात संगीतकार मालिनी राजुरकर मुख्य रूप से किस संगीत से संबंधित है? जो मालिनी राजुरकर हैं वो किस संगीत से संबंधित है? जो ये मालिनी राजुरकर हैं ये जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है इससे रिलेटेड है। कौन? मालिनी राजुरकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित है कौन? मालिनी राजुरकर। ठीक है, आप लोग को पता होगा कि जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है, जो आप लोग को पता होगा क्या कि जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है इसका जन्मदाता किसको माना जाता है? तानसेन को। तानसेन जो किसके दरबार में रहता था? अकबर के दरबार में रहता था तानसेन। इसको क्या कहा जाता है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक है, इसको भी आप लोग
याद रखिएगा, ठीक है। जो ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है इसकी कुछ शैलियाँ हैं जिसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत हैं इनकी कुछ शैलियाँ हैं। वो शैली क्या है? ध्रुपद शैली। क्या है? ध्रुपद शैली। ध्रुपद शैली है। और क्या है? ख्याल शैली है। ध्रुपद, ख्याल और तराना। और क्या? तराना। तो ध्रुपद, ख्याल और तराना शैली किसका है? यही हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का है, ठीक है। और इसका संस्थापक कौन थे? तानसेन को माना जाता है इसका संस्थापक, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? जो दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत के किस राज्य में स्थित है, ठीक है। जो ये दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान है इसका और एक नाम है जो आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। इसको हम अभी बताएंगे, ठीक है। तो दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है हरियाणा, तीसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश और चौथा है जम्मू कश्मीर। तो आप लोग पता होगा कि जम्मू कश्मीर में क्या है? दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। जम्मू कश्मीर में क्या है? दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा क्या है? किश्तवाड़ा। किश्तवाड़ा। किश्तवाड़ा कहाँ पे है? किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? यहीं पे। और क्या है? सलीम अली। सलीम अली। सलीम अली। सलीम अली भी कहाँ पे है? ये भी कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। ये भी आप लोग याद रखिएगा। सलीम अली कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। किश्तवाड़ा भी जम्मू कश्मीर में। और ये आप लोग को पूछे थे जो दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान है, जो दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान है इसका और एक नाम क्या है? हंगुल या कश्मीरी हिरन, ठीक है। हंगुल, हंगुल या कश्मीरी हरिन। कश्मीरी, कश्मीरी, कश्मीर, कश्मीर हरिन। हरिन क्या चीज़? ये दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान का और एक नाम क्या है? हंगुल या कश्मीरी हरिन। और ये जो दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, इसको बनाया कब गया था? इसको बनाया गया था 1981 ईस्वी में, ठीक है। तो ये भी आप लोग इतना 1981 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित बोल रहे हैं सॉरी किस राजवंश ने 10वीं और 11वीं शताब्दी में प्रसिद्ध खजुराहो मंदिरों का निर्माण करवाया? जो खजुराहो मंदिर है ये कहाँ पे है? आप लोग बताइएगा। अभी हम जस्ट थोड़ा सा पहले बताए हैं कि जो खजुराहो मंदिर है ये कहाँ पे है? एमपी में। एमपी के कहाँ पे? एमपी के कहाँ पे खजुराहो मंदिर है? एमपी के कहाँ पे खजुराहो मंदिर है? खजुराहो में ही है, ठीक है। तो इसका निर्माण कौन करवाया था? पांड्य, चोल, चालुक्य और चंदेल। तो इसका निर्माण करवाया था कौन? चंदेल वंश, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा चंदेल। और चंदेल वंश का जो चंदेल वंश के राजा द्वारा करवाया गया था, और जो चंदेल वंश था इसके जो संस्थापक थे वो थे क्या? नन्नक। इसके संस्थापक थे क्या? नन्नुक। क्या? नन्नुक थे क्या? चंदेल वंश के संस्थापक थे। और ये वंश कब से कब तक चला था? ये चला था 831 से 845 तक चला था। कौन? चंदेल वंश, ठीक है। मतलब ये नन्नुक शासन किए थे कब? 831 से 845 तक। और ये कौन से थे? ये चंदेल वंश के संस्थापक भी थे, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पे है पांड्य। पांड्य वंश कहाँ पे था? ये तमिलनाडु का था, ठीक है। पांड्य वंश कहाँ? तमिलनाडु के आसपास शासन कर रहा था। और ये पांड्य वंश का जो आधिकारिक भाषा जी थी वो थी क्या? तमिल और संस्कृत। तमिल एंड संस्कृत, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। संस्कृत ये तमिलनाडु, ये चोल ये भी तमिलनाडु कर्नाटक के आसपास ही ये चोल वंश भी शासक कर रहे थे। और जो ये चालुक्य थे, ये चालुक्य जो थे ये शासन कर रहे थे कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के आसपास, ठीक है। आंध्र प्रदेश के आसपास ये। और चोल की राजधानी कहाँ पे थी? ये भी आप लोग याद रखिएगा, पूछता है कहीं तंजावुर, ठीक है। तंजावुर क्या थी? चोल वंश की राजधानी कहाँ पे थी? तंजावुर, ठीक है। और ये वहीं पे तंजावुर कहाँ पे है? तमिलनाडु में, ठीक है। और वहीं पे ये क्या? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाए थे, ठीक है, चोल राजा, ठीक है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाए थे। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते समय स्थूल समायोजन घंटे का उपयोग केवल किस अभिदृश्य लेंस के साथ किया जाता है? ऑप्शन ए में है उच्च क्षमता वाला अभिदृश्य लेंस, ऑप्शन बी में है निम्न क्षमता वाला अभिदृश्य लेंस, और ऑप्शन सी में है तेल निजमन अभिदृश्य लेंस। तो इसका उपयोग किया जाता है निम्न क्षमता वाला अभिदृश्य लेंस के साथ इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। स्थूल समायोजन घंटे का इसमें किया जाता है निम्न क्षमता वाला अभिदृश्य लेंस में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय लेखक ने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास गोरा लिखी थी? तो गोरा कौन लिखा था? ऑप्शन ए में है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी में है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी में भगत सिंह, ऑप्शन डी में महात्मा गांधी। आपको पता होगा कि महात्मा गांधी क्या लिखे हैं? महात्मा गांधी जी लिखे हैं सत्य के साथ
सत्य के साथ मेरे प्रयोग, मेरे प्रयोग, ये कौन लिखे हैं? महात्मा गांधी जी। सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो इनकी आत्मकथा है, ठीक है। इसके अलावा महात्मा गांधी जी लिखे हैं हरिजन लिखे हैं। क्या लिखे हैं? हरिजन। ये आप लोग नोट कीजिएगा, हरिजन, हरिजन, हरिजन। इसके अलावा लिखे हैं क्या? हरिजन लिखे हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्या लिखे हैं? हरिजन लिखे हैं। और क्या लिखे हैं? हिंद स्वराज। क्या? हिंद स्वराज, हिंद स्वराज। ये भी कौन लिखे हैं? यही महात्मा गांधी जी लिखे हैं। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये गोरा जो लिखा है, ये गोरा कौन लिखे हैं? ये रविंद्रनाथ टैगोर जी लिखे हैं, गोरा उपन्यास, ठीक है। इसके अलावा ये क्या लिखे हैं? चौखेर, चौखेर बाली, चौखेर बाली कौन लिखे हैं? यही रविंद्रनाथ टैगोर। चौखेर बाली भी यही रविंद्रनाथ टैगोर जी लिखे हैं, ठीक है। इसके अलावा लिखे हैं स्ट्रे बर्ड, स्ट्रे बर्ड भी लिखे हैं कौन? यही रविंद्रनाथ टैगोर जी स्ट्रे बर्ड भी लिखे हैं। इसके अलावा ऑप्शन ए में है क्या? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू क्या लिखे हैं? ग्लिप्सन लिखे हैं, ठीक है। ग्लिप्सन, ग्लिप्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिप्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिप्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री कौन लिखे हैं? ग्लिप्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री कौन लिखे हैं? जवाहरलाल नेहरू। ग्लिप्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री कौन लिखे हैं? जवाहरलाल नेहरू। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा गोरा कौन लिखे? रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन MS एक्सेल में एप्लीकेशन के नाम और स्प्रेडशीट के नाम दोनों को प्रदर्शित करता है? तो आपको पता होगा MS एक्सेल में सबसे पहले क्या होता है? सबसे ऊपर में होता है क्या? टाइटल बार। सबसे ऊपर में क्या होता है? टाइटल बार। उसके नीचे क्या होता है? मेनू बार। उसके जस्ट नीचे क्या होता है? मेनू बार। उसके नीचे क्या होता है? टूल बार। टूल बार होता है नीचे। MS एक्सेल जब आप खोलते हैं तो ऊपर में क्या होता है? टाइटल बार। उसके नीचे क्या होता है? मेनू बार। उसके नीचे क्या होता है? टूल बार। तो टाइटल बार में आपका यहाँ पे रहता है बुक का नाम रहता है और एक्सेल लिखा हुआ रहता है, EXEL। क्या एक्सेल लिखा होता रहता है और बुक 1 बुक 2 ये लिखा हुआ रहता है, ठीक है, किसमें? टाइटल बार में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 टाइटल बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन CC का पूर्ण रूप है जो ईमेल हेडर का एक क्षेत्र है? CC का फुल फॉर्म क्या होता है? कार्बन, 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 ठीक है। CC का फुल फॉर्म क्या होता है? कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी क्या होता है? CC का फुल फॉर्म। तो ईमेल में हेडर का एक क्षेत्र है, तो कंटिन्यूअस कॉपी, कार्बन कॉपी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कार्बन कॉपी, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है? BCC होता है। इसके अलावा क्या पे होता है? ईमेल भेजते हैं उस टाइम होता है क्या? BCC यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो अगर हम लोग ईमेल भेजते टाइम CC से भेजेंगे तो कौन भेजा है उसका पता चल जाता है, लेकिन अगर हम BCC से भेजेंगे, BCC यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी से भेजेंगे तो ये पता नहीं चलता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो किसको भेजा गया है, मतलब कहाँ से भेजा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी उत्सव नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है? तो आपको पता होगा हम्पी नृत्य कहाँ का है? कर्नाटक राज्य का नृत्य है क्या? हम्पी नृत्य। हम्पी नृत्य कहाँ का है? आप लोग बताइएगा। हम्पी नृत्य कहाँ का है? कर्नाटक का है, ठीक है। और हम्पी नृत्य कब किया जाता है? अक्टूबर से नवंबर माह के बीच में क्या किया जाता है? हम्पी नृत्य क्या किया जाता है? कर्नाटक में किया जाता है। कर्नाटक का कहाँ पे? हम्पी पे। और इसमें क्या क्या कठपुतली शो भी होता है और आतिशबाजी भी होता है, किसमें? यही कर्नाटक का हम्पी नृत्य में। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग 16 में कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर अपनी विशिष्ट बंध के लिए जाना जाता है? तो आपको पता हो गया वर्ग 16 में क्या होता है? ऑक्सीजन, सल्फर, सिलिकॉन और टेलुरियम और क्या होता है? पोलोनियम, ठीक है। पोलोनियम, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है? पोलोनियम, जिसमें से टेलुरियम और पोलोनियम ये दोनों क्या होता है? टेलुरियम और पोलोनियम क्या होता है? ये क्या होता है? उपधातु होता है। टेलुरियम और पोलोनियम क्या होता है? उपधातु होता है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया है कि वर्ग 16 में कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर अपनी विशिष्ट गंध के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन ए में है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी में है सल्फर, ऑप्शन सी में है सेलेनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फर। सल्फर जो है वह कमरे के तापमान पर अपनी विशिष्ट गंध के लिए जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन का पठार भारत में एक त्रिकोणीय भूभाग है जो खाली जगह नदी के दक्षिण में स्थित है। तो दक्कन का पठार कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए में गंगा नदी,
ऑप्शन बी में कृष्णा नदी, ऑप्शन सी में तापी नदी और ऑप्शन डी में नर्मदा नदी। तो आपको पता होगा कि भारत का जो नक्शा है उसके बीचों बीच दक्षिण और उत्तर भाग को कौन काटता है? नर्मदा नदी। ठीक है, तो आपको पता होगा नर्मदा नदी दक्षिण और उत्तर भाग को काटती है। और नर्मदा नदी निकलती कहाँ से है? ये निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, और जो ताप्ती नदी है ये नर्मदा नदी के ही समांतर बहती है। ठीक है, ताप्ती नदी। और ताप्ती नदी कहाँ पे गिरती है? खंभात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पे? खंभात की खाड़ी में। कहाँ पे? गुजरात में गिरती है। ठीक है, गुजरात में खंभात की खाड़ी में गिरती है कौन? ताप्ती नदी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा क्वेश्चन में है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी कहाँ से कहाँ तक बहती है? कृष्णा नदी जो है ये महाराष्ट्र से बहती हुई ये कर्नाटक में जाती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक। इसके अलावा ये कहाँ बहती है? तेलंगाना में बहती है। और कहाँ बहती है? आंध्र प्रदेश में बहती है। ठीक है, तो कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पल्लव के शासनकाल के दौरान ह्वेनसांग ने पल्लव राजधानी कांची का दौरा किया था? तो आपको पता होगा पल्लव राजवंश दक्षिण भारत का राजवंश है। ठीक है, तो ह्वेनसांग कौन टाइम यहाँ पे आए थे? पल्लव राजवंश का राजधानी कांची। ऑप्शन ए में है महेंद्र वर्मन, ऑप्शन बी में है महेंद्र वर्मन द्वितीय, ऑप्शन सी में है नरसिंह वर्मन द्वितीय और ऑप्शन डी में है नरसिंह वर्मन प्रथम। तो इसका आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम। यही थे जिन्होंने कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था। और इसी के टाइम में कौन सी ह्वेनसांग आए थे? क्या? कांची। ठीक है, और ये कौन? पल्लव वंश के राजा थे। ठीक है, और ये नरसिंह वर्मन का बेटा कौन था? इनका बेटा था कौन? महेंद्र वर्मन। नरसिंह वर्मन का बेटा था महेंद्र वर्मन, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो नरसिंह वर्मन द्वितीय है इनका नाम और एक है राजसिम्हा। क्या नाम है इनका? राजसिम्हा। राजसिम्हा नाम से इनको जाना जाता है, नरसिंह वर्मन द्वितीय को। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य को लाभ पहुंचाता है। मतलब पीएम विश्वकर्मा योजना किसको लाभ पहुंचाता है? ठीक है, जो नरेंद्र मोदी द्वारा चलाया गया पीएम विश्वकर्मा योजना। ऑप्शन ए में कारीगरों को, ऑप्शन बी में है सशस्त्र बल, ऑप्शन सी में है नर्स और ऑप्शन डी में है अधिक उम्र के नागरिक को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कारीगरों के लिए, यानी जो लोहा लकड़ इस सबसे काम करता है उसके लिए। और जो कारीगर हैं जो काम धाम करते हैं इधर उधर, उसके लिए क्या है? पीएम विश्वकर्मा योजना चलाया गया किसके द्वारा? मोदी द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रकार की बेरोजगारी जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान नौकरी नहीं मिलती है तो कहलाती है। देखिए, एक वर्ष में कभी कभी मान लीजिए कोई आदमी को कुछ नौकरी नहीं मिलता है तो उसको, उस बेरोजगारी को कौन सा बेरोजगारी कहते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन ए में है शिक्षित बेरोजगारी, ऑप्शन बी में है प्रच्छन्न बेरोजगारी, ऑप्शन सी में अस्थायी बेरोजगारी, ऑप्शन डी में है मौसमी बेरोजगारी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी तब मिलता है, मौसमी बेरोजगारी होता है कि आदमी को मौसम में काम मिलता है। जैसे कोई आदमी गाँव में है, ठीक है, तो वो खाली धान का कटाई होगा तब उसको काम मिलता है, बाकी मौसम उसको काम नहीं मिलता है, तो उसको मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। कोई एक मौसम में उसको काम मिलता है या फिर 1-2 मौसम में, और बीच बीच में काम नहीं मिलता है उसका। और ये प्रच्छन्न बेरोजगारी जो होता है, ये बेरोजगारी कौन होता है? जैसे कोई काम को अगर 2 आदमी कर सकता है लेकिन उस काम को करने के लिए 3 आदमी लगा हुआ है, यानी 1 आदमी एक्स्ट्रा लगा हुआ है क्योंकि उसको 2 आदमी ही कर सकता है। तो यहाँ पे 1 आदमी जो बेरोजगार हुआ वो क्या हो? प्रच्छन्न बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी कौन है? कोई पूरा पढ़ लिख लिया है और काम नहीं मिल रहा है तो वो शिक्षित बेरोजगारी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसके लिए प्रावधान करता है? जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है इसमें किसके लिए प्रावधान करता है? ऑप्शन ए में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत, ऑप्शन बी में प्रांतों और रियायतों का भारतीय महासंघ, ऑप्शन सी में है आपराधिक और नागरिक कानून, ऑप्शन डी में भारतीय समाज और समन्वय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो 1935 भारत सरकार अधिनियम आया था उसमें क्या बताया गया था? प्रांतों और रियायतों का भारतीय महासंघ, यानी भारत क्या है? राज्यों का संघ है, प्रांतों को जोड़ के इसको संघ बनाया जाएगा। ठीक है, और इसमें यह भी बताया गया था आरबीआई का स्थापना हुआ था इसी टाइम में। ठीक है, आरबीआई का जो स्थापना हुआ था वो भी इसी टाइम में हुआ था। और क्या? संघीय न्यायालय की स्थापना भी हुई थी इसी टाइम में। क्या? संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी किस टाइम में? इसी टाइम में स्थापना हुई थी 1935 अधिनियम में। और इसमें क्या होता है? प्रांतों और रियायतों का भारतीय महासंघ भी। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु धनायनों और आसपास के असंख्य इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण से बनने वाले आबंध के प्रकार को किस रूप में जाना जाता है? यानी अगर कोई आबंध है जैसे NaCl, ठीक है, देखिए NaCl
उदाहरण है NaCl जिसमें Na क्या है यानी सोडियम क्या है धातु, और ये क्या है Cl क्या है अधातु है। तो धातु अगर किसी के साथ मिल जाता है और कोई आबंध बना लेता है और कंपाउंड बना लेता है तो उसको क्या बोलते हैं, धात्विक आबंध। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 धात्विक आबंध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे और देखिएगा क्या है, आयनिक आबंध। आयनिक आबंध क्या होता है, आयनिक आबंध होता है आयनों का आबंध। जैसे धनायन और ऋण आयनों के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको आयनिक आबंध बोलते हैं। जैसे NaCl भी एक आयनिक आबंध भी है। ठीक है, और धातुओं के बीच जो आबंध होता है उसको धात्विक आबंध, और आयनों के बीच जब आबंध होता है उसको आयनिक आबंध। ठीक है, सहसंयोजी आबंध क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉनों को साझा कर दिया जाता है। जैसे H2O, सहसंयोजी आबंध देखिए H2O। मान लेते हैं ये क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाह्य कक्षा में कितने 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यदि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन बनाना है तो एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिल जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको सहसंयोजी आबंध, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझा किया और बॉन्ड बनाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, सहसंयोजी आबंध कहते हैं। और हाइड्रोजन बंध इसी को कहते हैं, इसी को हाइड्रोजन बंध के आबंध कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन आबंध वो होता है, हाइड्रोजन किसी तत्व के साथ मिलके बॉन्ड बनाता है तो उसको हाइड्रोजन आबंध कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 धात्विक आबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिवाली हिंदू कैलेंडर के निम्नलिखित में से किस महीने में आती है। जो दिवाली है ये कौन सा महीना में आता है। ठीक है, ऑप्शन ए में है आषाढ़, ऑप्शन बी में है भाद्रपद, ऑप्शन सी में है ज्येष्ठ, ऑप्शन 4 में है कार्तिक। तो आपको पता है दीपावली कौन कार्तिक महीना में आता है। आपको याद होगा हिंदी कैलेंडर क्या है, सबसे पहले क्या था, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादर, उसके बाद आता है क्या आश्विन कार्तिक अगहन, उसके बाद आता है पूष, उसके बाद आता है माघ। इसको आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि लूप के माध्यम से गुजरने वाले विद्युत प्रवाह के लिए एक बंद लूप के चारों ओर एकीकृत चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित कानून को खाली जगह कहा जाता है। तो इसको क्या कहता है, एम्पियर का नियम कहा जाता है। एम्पियर का नियम आपको पता है, एम्पियर का नियम यहाँ पे बी क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र, और ये क्या होता है, एल क्या होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका यूनिट लंबाई होता है। ठीक है, और म्यू नॉट आई, यानी कोई अगर ये क्या है तार, ये क्या है तार है, इसमें क्या आई करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, इसमें आई करंट फ्लो हो रही है तो इसके चारों ओर जो है, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, वही चुंबकीय क्षेत्र होता है बी, और डीएल होता है ये चुंबकीय क्षेत्र का लंबाई जो होता है वो होता है क्या, एल। और म्यू नॉट क्या होता है, म्यू नॉट होता है म्यू नॉट गुना आई, यानी इसमें जितना करंट फ्लो होगा उतना ही उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, वही क्या होता है, एम्पियर का नियम। तो इसको आप याद रखिएगा, बी इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, जितना करंट फ्लो होगा उतना ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, यह होता है क्या, एम्पियर का लॉ। नेक्स्ट है नेक्स्ट है मार्च किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नाट्य रूप है। तो मार्च कहाँ का है, मध्य प्रदेश। जो मार्च नृत्य है वो कहाँ का है, मध्य प्रदेश का। तो ये आप लोग याद रखिएगा, मार्च नृत्य कहाँ पे है, मध्य प्रदेश का। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। आपको पता होगा कर्नाटक में कौन सा नृत्य है कर्नाटक में, आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जब भारत में व्यापकता का सिद्धांत लागू किया गया था। व्यापकता का सिद्धांत यानी जिसको क्या कहते हैं, हड़प नीति भी कहा जाता है इसको, हड़प नीति भी कहा जाता है कि इसको व्यापकता का सिद्धांत को। जब भारत में व्यापकता का सिद्धांत लागू किया गया तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो आपको पता होगा कि भारत में हड़प नीति कौन लागू किया था, लॉर्ड डलहौजी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड डलहौजी। इसका शासन कब से कब तक था, या मतलब ये कब से कब तक भारत का यहाँ का गवर्नर जनरल था, ये बताइएगा आप लोग। ये था 1848 से 1856 तक, ये कहाँ था, भारत का गवर्नर जनरल था यहाँ का। ठीक है, सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन था, इसके साथ आप लिख लीजिए, सबसे पहला गवर्नर कौन था, सबसे पहला गवर्नर जनरल था कौन, सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन था, कॉर्नवालिस। ठीक है, कॉर्नवालिस क्या था, सबसे पहला गवर्नर जनरल था कौन, कॉर्नवालिस। और सबसे लास्ट था कौन, माउंटबेटन जो विदेशी था, माउंटबेटन विदेशी सबसे लास्ट। और भारत का सबसे लास्ट था कौन, माउंटबेटन के बाद कौन आया था, श्री राजगोपालाचार्य। जो माउंटबेटन के भी बाद आया था, अगर विदेशी बोलेगा तो माउंटबेटन, और भारत वाला होगा तो श्री राजगोपालाचार्य इसके बाद आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
राकेश कुमार ने एशियाई पैरा खेलों में तीरंदाज में स्वर्ण पदक जीता है, वो निम्नलिखित में से किस राज्य से है? जो राकेश कुमार है, राकेश कुमार अकेले नहीं, राकेश कुमार के साथ शीतल देवी भी, तो शीतल देवी जिन्होंने तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता है। और ये कहाँ की थी? ये जो राकेश यादव थे ये कहाँ के थे? जम्मू कश्मीर के। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा का आश्वासन देता है। तो आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना याद रखना चाहिए, क्या है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे व्यक्ति की गरिमा, ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बंधुता। व्यक्ति की गरिमा का आश्वासन देता है कौन? बंधुता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समझ, इसको पूरा याद कर लीजिएगा। तो आपका अगर प्रस्तावना से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो नहीं छूटेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोमेल हॉर्स, रोमन रिंग्स और वॉल्टिंग टेबल कुछ शब्द हैं जो खाली जगह से संबंधित हैं। तो ये कौन खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए में है जिम्नास्टिक, ऑप्शन बी में है तैराकी, ऑप्शन सी में है घुड़सवारी, ऑप्शन डी में है पोलो। तो आप यहाँ पे हॉर्स देख के घुड़सवारी नहीं मारिएगा। ठीक है, जो पोमेल हॉर्स और रोमन रिंग्स और वॉल्टिंग टेबल होता है ये क्या होता है? जिम्नास्टिक से रिलेटेड है। ठीक है, जिम्नास्टिक में इन शब्दों का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जिम्नास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन के 8वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया था? जो भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन के 8वें संस्करण का उद्घाटन कौन किया था? ऑप्शन ए में है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन 2 में है अमित शाह, ऑप्शन सी में है राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी में है नितिन गडकरी। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग के इसका आंसर हो जाएगा नितिन गडकरी, जो अभी हैं क्या? सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं। जो अभी क्या है? सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं, परिवहन मंत्री हैं। ठीक है, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का। और अमित शाह क्या है? अमित शाह गृह मंत्री हैं और नरेंद्र मोदी जान पे करते हैं प्रधानमंत्री हैं। तो यहाँ पे हम लोग का टेस्ट ख़त्म हो गया। आप लोग बताइएगा कि आप लोग का स्कोर क्या रहा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।